हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड अगेन। सो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जिसमें हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से रिलेटेड 5 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, जिसमें वी ट्राइड टू कवर द एंटायर सिलेबस। नाउ as we have promised in the previous videos that we will try to create a question bank for you such that you are able to tackle the problems in your board exam very efficiently। तो इस क्वेश्चन बैंक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट विल बी योर इजी एंड मॉडरेट टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है, जो रेगुलर क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट वीडियो, दैट सेकंड वीडियो विल गोइंग टू कवर मोर एडवांस टॉपिक्स और मोर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स विच आर क्वेश्चंस विच आर मोर चैलेंजिंग फॉर यू, इन ऑर्डर कि आप हर तरीके की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें। अगर बोर्ड अपना लेवल थोड़ा सा टफ भी करता है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाए। सो दिस विल बी आवर एफर्ट एंड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम कंपैरेटिवली थोड़े मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इंप्लाइज दैट इट हैज। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि इट हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं, पॉजिटिव चार्ज गेन होगा ना, क्योंकि हर बॉडी एज अ होल इज न्यूट्रल। तो अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इट विल हैव सम पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इज लॉस्ट सम ऑफ इट्स प्रोटॉन्स। देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रोटॉन्स लूज करना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। थर्ड, एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन कर ले तो डेफिनेटली द बॉडी विल हैव सम नेट नेगेटिव चार्ज। तो सी ऑप्शन सबसे बढ़िया लग रहा है। एक्वायर्ड सम प्रोटॉन्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन्स एक्वायर कर लेगा बाहर से तो द बॉडी विल हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। सो द बेटर एंड द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रिलेटेड है फ्रॉम आवर टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि परमिटिविटी होती क्या है? इट अलाउज इट्स ओन फील्ड सच दैट कि जाओ दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को डिक्रीज करो। तो अगर हम किसी के पास, जैसे हम एयर की बात करते हैं, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर जो उसकी परमिटिविटी है वो मिनिमम है। इसके बाद जितने भी मीडियम आएंगे उनकी परमिटिविटी क्या होगी? एयर से ज़्यादा होगी। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के मटीरियल को किन्हीं दो चार्जेस के बीच में रख दें तो डेफिनेटली फोर्स क्या होने वाली है उनके बीच में? डिक्रीज। कितनी हो जाती है? F इज इक्वल टू F इन एयर डिवाइडेड बाय K, एंड K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन है? डिक्रीज टू 1 बाय K टाइम्स, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर एयर की बात करें तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 1। तो एयर के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कितना कंसीडर करते हैं? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल बॉल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज और of q coulomb are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? अब देखिए जो प्लास्टिक शीट है, it is also a dielectric material. इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डेफिनेटली एयर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इट विल डिक्रीज और रिड्यूस द नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। If the net electric flux through a closed surface is 0, then we can infer that. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि कहाँ से ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है, 50% काम तो आपका वहीं हो गया। उसके बाद आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना बचता है थोड़ा सा। तो इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0, देन वी कैन इन्फर दैट। क्या इन्फर कर सकते हो आप? फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या है? गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स 0 इनडायरेक्टली ये बताता है कि हमें चार्ज एनक्लोज कितना है बॉडी के अंदर? 0। सो कौन सा ऑप्शन सही है? नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक। विच अमंग द कर्व्स
shown in figure can possibly represent electrostatic field lines। तो हमने अपने लेक्चर सीरीज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था इन आई थिंक लेक्चर नंबर 2। तो जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 2 को वहाँ से रेफर कर सकते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, कंडक्टर्स। तो जो अपने कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ कंडक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होते हैं। अब पहले वाले फिगर में देखें तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज या प्लस चार्ज आर ऑलवेज आउटवर्ड्स। तो यहाँ देखिए इस प्लस चार्ज पे इनवर्ड्स आ रही है, तो इसलिए ये फिगर भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन सी को देखते हैं, पहले डी को डिस्कस करते हैं। डी में आप अगर गौर से देखें तो आपको एक ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिख रही होगी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और ऑप्शन ई देखिए तो यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हुए दिखा रही है, and we already know from our topic electric field lines that electric field lines do not form closed loop, so option D, E is also wrong, so option C is accurate। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है दोनों में, और बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और ये न्यूट्रल पॉइंट है, और न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने लेक्चर नंबर 5 में सीखा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सेस पॉइंट is in the direction of electric dipole moment and electric field at equatorial point is opposite to the direction of electric dipole moment। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना एंगल है, 180 डिग्री। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगेन, represent graphically question number 8 the variation of electric field with distance for a uniformly charged plane sheet। अब आपको वापस लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक जाना पड़ेगा और वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, और वहां आप पाएंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और गौर से अगर देखिए तो यहाँ पर आर कहीं पर भी नहीं है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का कर्व दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर भी देखिए कर्व क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 Newton per coulomb experiences a torque। The dipole moment of the dipole is, तो डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है, कैसे निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट P किसके बराबर होता है, टॉर्क किसके बराबर होता है, P क्रॉस E। P हमें गिवन है कितना है, सॉरी P हमें निकालना है और हमें टॉर्क गिवन है कितना है, 9 into 10 to the power minus 26। P we have to calculate। E कितना है, 10 to the power 4। एंगल कितना है, sin 30 डिग्री, sin 30 is 1/2। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 9 into 10 to the power minus 26 into ये कितना हो जाएगा 2 upon 10 to the power 4। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर डाइपोल मोमेंट। देखिए यूनिट गलत दिया है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, सॉरी डाइपोल मोमेंट Q इंटू डू, कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलम मीटर, एग्जैक्टली सही है, Q इंटू डिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में अक्सर देखने को मिल जाएंगे। 3 नॉन कंडक्टिंग लार्ज पैरेलल प्लेट्स have surface densities sigma, -2 sigma and 4 sigma respectively as shown in the figure। The electric field at the point P is, point P देखिए कहाँ पर है, लेफ्ट में। अब अगर 4 सिग्मा की वजह से निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग शीट कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसे शीट नंबर 1 बोल देते हैं, इसे शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट नंबर 1 कितना हो जाएगा,
4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ होगी आउटवर्ड्स। जो ये 2 है इसकी वजह से कितना हो जाएगा माइनस नहीं लेते 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कहाँ हो जाएगा इनवर्ड्स। ठीक है, और जो सिग्मा की वजह से है वो E3 कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगेन आउटवर्ड्स। तो इन्हें आप ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई नेट निकालें हम तो कितना आएगा हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो सबसे कॉमन है, ऊपर से आएगा 4 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस सिग्मा, दैट इज 5 माइनस 2 इज 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग शीट दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 11, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल P is placed as shown, which of the following statement is correct। नीचे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देख के बताइए। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है। और लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जितनी ज़्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, फील्ड लाइंस होती हैं, वहाँ पर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। सो डेफिनेटली फ्रॉम दिस फिगर वी कैन फाइंड आउट दैट कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, और प्लस क्यू में जो इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है प्लस क्यू, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, डेफिनेटली कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इस वाले चार्ज पर फोर्स क्या लग रही होगी, ज्यादा, और इस वाले चार्ज पे फोर्स क्या लग रही होगी, कम। सो द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले वाले की बात करें तो डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये कब होता है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। बट यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म तो ये तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट तब होता जब राइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, ज्यादा, बट लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। एक्चुअली ये लेफ्ट होना चाहिए था, ऑप्शन लिखते समय गलत हो गया, एक राइट होना चाहिए था एक लेफ्ट। तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 12, a semicircular arc of radius A is charged uniformly and the charge per unit length is lambda. The electric field at its center. देखिए एक डेरिवेशन होता है, इसे अभी हम कर देते हैं। यही मैं कह रहा था आपसे कि कुछ टॉपिक हो सकता है कि वीडियोस में कवर ना करें तो हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू उन टॉपिक को कवर कर देंगे। तो ये अपने पास हो गई एक सर्कुलरली चार्ज रिंग जिस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस लैम्डा। क्या करते हैं, इस रिंग को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वल। अब यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं dq। अब इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो कि सेंटर है वो पॉइंट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, dE, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE। ठीक, सपोज करिए एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है, d थीटा। क्लियर है। अब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। सिमिलरली क्या करेंगे, एक लेंथ एलिमेंट यहाँ भी ले लेंगे डी क्यू, उसकी वजह से भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक डी कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा डी साइन थीटा। तो देखिए डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई नेट हो गया आपके पास 2DE sin theta, and to find the net electric field we have to do the integration। 2DE कितना होता है, k dq by r स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा sin थीटा 2k by r स्क्वायर। r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, यहाँ पर a दिया है हमें तो a स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ क्या बच जाएगा dq sin थीटा। अब लैम्डा इज इक्वल टू dq by dl, तो dq कितना हो जाएगा लैम्डा dl, तो ये कितना हो गया 2k बाय a स्क्वायर, dq की जगह रख देंगे लैम्डा dl साइन थीटा। अभी भी परेशानी क्या है, यहाँ पर dl आ रहा है और हमारे पास इंटीग्रेशन हमें थीटा के लिए करना है, तो वी हैव टू कन्वर्ट dl इन टर्म्स ऑफ d थीटा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यूज करेंगे थीटा आर्क इज इक्वल टू, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मैं छोटे से क्रॉस सेक्शन को बाहर निकाल दूँ तो ये कितना बनेगा डी थीटा, ये कितना हो गया dl, और रेडियस कितना है इसका a।
तो डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डी एल बाय ए। तो डी एल कितना हो गया, ए डी थीटा। तो डी एल की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, 2k बाय ए स्क्वायर। डी एल की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा ए डी थीटा और साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाय ए, यहाँ क्या आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से लेके पाई बाय 2 तक। वाई नॉट पाई, क्योंकि आपने दो एलिमेंट्स कंसिडर कर दिए थे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 2 तो ऑलरेडी आ गया है, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक, तो ये हो जाएगा आपका 2k लैम्डा बाय ए। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस। अब आप इसमें 0 से लेके पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास 2k लैम्डा बाय ए। ये होगा आपके पास cos 0 माइनस cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 2k लैम्डा बाय ए। k कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय ए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो कौन सा ऑप्शन है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन नंबर डी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और इसकी नेट डायरेक्शन का आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड्स, माइनस जे कैप में, तो आप यहाँ पर माइनस जे कैप भी लगा सकते हैं। क्लियर। अच्छा, मैं एक जनरल फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, या लेफ्ट में लिख देता हूँ। देखो, एक जनरल फॉर्मूला किसी भी आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एनी आर्क, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो E हो जाता है 2k लैम्डा बाय आर साइन फाई बाय 2। फाई क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो कॉम्पिटिशन्स में भी आपके क्वेश्चन बड़े इजीली बन जाएंगे, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी चार्जेस के बारे में। अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y। तो x को y रिपेल कर रहा है और x ऑलरेडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये दोनों लाइक होने चाहिए क्योंकि बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर, तो इसका मतलब y भी क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू y, तो अगेन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो y क्या होना चाहिए, z क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन सी। 14. In an experiment, 3 microscopic latex spheres are spread into a chamber and became charged with charges plus 3e, plus 5e and minus 3e respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values of the charge on the spheres? देखिए, यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, नेट चार्ज बिफोर एंड नेट चार्ज आफ्टर इज ऑलवेज सेम। तो बिफोर नेट चार्ज कितना है, प्लस 3 प्लस 5e माइनस 3e, एडिशन ऑफ चार्जेस भी लगेगा, चार्जेस आर सिंपली एडिटिव इन नेचर। तो 8e माइनस 3e दैट इज 5e। तो बिफोर चार्ज कितना था 5e, तो आफ्टर भी कितना आना चाहिए 5e। अब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन 5e चार्ज बना रहा है, ये तो माइनस 4e बना रहा है। 6 प्लस 6 इज 12, 12 माइनस 7 इज 5e, तो बी ऑप्शन हो सकता है, बाकी भी देख लेते हैं। माइनस 4, ये 5.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 ये भी 5 बना रहा है, 5 और 3 8, 9। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये कितना हो गया 7e प्लस 5e दैट इज 12e, 12e माइनस 8e इज 4e। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, जो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए उन्हें कर देते हैं। पहला गलत है, बी गलत है। 12 माइनस 7 ये 5e बना रहा है, और 3.5 प्लस 5.5 9 माइनस 4 ये भी 5 बना रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बी भी सही हो सकता है एंड सी भी सही हो सकता है। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए सेम, बिफोर चार्ज और आफ्टर चार्ज क्या रहना चाहिए सेम। 3.55
6 3 9 9 माइनस 4 5 12 माइनस 7 5। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन लिखने में कोई मिस्टेक रही हो, पर अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन मिला है उसके हिसाब से तो दोनों ऑप्शन सही है। लास्ट, अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू द xy plane at z equals to a. The electric field in the region is E equals to CZ square k cap. The electric flux through the sheet is. देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम बनाए ना तो बड़ी इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कई बार मैंने बताया फिजिक्स इज अबाउट इमेजिनेशन एंड ड्राइंग्स। अगर आप ढंग से इमेजिन कर पा रहे हैं तो बड़ी इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो ये बना एक्स वाई प्लेन के पैरेलल और जेड इक्वल टू कहाँ पे लाई कर रहा है, ए पे। ठीक है, तो शीट बनाते हैं पैरेलल। ठीक है, और ये कहाँ पे लाई कर रही है, z इक्वल टू ए, जेड से कितना ऊपर है, ए डिस्टेंस ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, ई डॉट ए, ई कितना दिया है आपको, सी जेड स्क्वायर के कैप, मतलब ऊपर की तरफ है, के कैप मतलब ऊपर, तो ये दिया है आपको सी जेड स्क्वायर के कैप। और एरिया कितना होगा, एरिया वेक्टर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द शीट। तो शीट कैसे रखी है, देखो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, नीचे ये एक्स है, ये वाई है, और ऊपर क्या है, जेड। तो एक्स वाई प्लेन पे जेड इक्वल टू ए पे शीट रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, दैट इज के कैप। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, के कैप, और एरिया होता कितना है, ए स्क्वायर, शीट की साइड कितना है ए, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के कैप। अब सी जेड की वैल्यू कितनी दी है, जेड इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर के कैप डॉट के कैप इज 1 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज सी इंटू ए की पावर 4। है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड था, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, गॉस लॉ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सबसे क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे आपके पास, हो सकता है कंबाइंड टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन आए, तो आप हर तरह के टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम थोड़ा और चैलेंजिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्रिपेयर वेल।